हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने देखा था जीन थेरेपी, जिसके अंदर हमने क्या देखा था कि हमने अलग अलग जो हमारे डिफेक्टिव जीन्स थे उनको बाहर निकाल के उनकी जगह हमने क्या कर दिया था, एक फंक्शनल जीन ऐड कर दिया था जो उस डिजीज को हमारी क्योर कर रहा था होने से। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कोई डिजीज है तो हम उसको कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि भाई अगर तुम किसी डिजीज की दवाई ले रहे हो, कुछ पूछ रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चीजें आती है, कौन सी डिजीज है, कितनी है, कैसी दवाई लेनी है, क्या बच्चे को वो डिजीज है या नहीं। तो कई सारे क्वेश्चंस ना हमारे माइंड में अराइज होते हैं। तो उन सब का आंसर हमें किसके अंदर मिलेगा, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर। तो इन्होंने बोला कि कोई भी अगर डिजीज हमें हो रही है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको डायग्नोज करते हैं। अब कुछ टेस्ट है, जैसे अपने यूरिन टेस्ट हो गया, ठीक है, सीरम टेस्ट हो गए, तो ये सब जो टेस्ट होते हैं हमारे ब्लड टेस्ट वगैरह, इनमें हमारी अर्ली डायग्नोसिस नहीं होती है कि कोई भी स्पेसिफिक डिजीज हमें हो रही है, तो वो अर्ली स्टेज में डायग्नोज नहीं हो पाती है उन मेथड से। तो उनके लिए क्या करा गया है, अब कुछ दूसरी टेक्निक्स यूज करी गई है, जिसके कारण वो डिजीज ना अर्ली, जैसे शुरू में ही जो हमारे सिम्टम्स जो शो करेगी, अर्ली सिम्टम्स जो शो करेगी, उसी के अंदर हम क्या कर ले, उसको डायग्नोज कर ले, और उसके बाद में उसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, उससे रिलेटेड ड्रग्स, उससे रिलेटेड मेडिसिन हम क्या कर सके, कंज्यूम कर सके, ताकि वो डिजीज हमारी क्या हो सके, क्योर हो सके। तो हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर, कन्वेंशनल मेथड, conventional method, ठीक है, such as urine and serum analysis, serum analysis are not able to detect अर्ली डायग्नोसिस। ठीक है, ये क्या नहीं कर पाती है, जो हमारे अर्ली डायग्नोसिस वाली स्टेज होती है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती है। अब कौन कौन सी टेक्निक्स हम काम में ले रहे हैं ताकि हम क्या कर सके, उस डिजीज को अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमारे काम में लेता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, एक हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसी को हम आगे सब एक एक स्टेप्स को, एक एक स्टेज को, एक एक टेक्निक्स को हम क्या पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि हम उसको समझते चले। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अलावा हम क्या यूज दे सकते हैं, और पीसीआर, जैसे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसी के साथ हम ले सकते हैं माइक्रो एरे टेक्निक, और इसी के साथ हमारी एलाइजा। तो कई सारी जो टेक्निक्स हैं एक्सेट्रा, कई सारी टेक्निक जो है हमारे डिजीज के डायग्नोसिस के अंदर काम में आती है। अब होता क्या है कि कोई भी डिजीज अगर आपने हो रही है और वो सिम्टम्स हमारी बॉडी शो कर रही है, इसका मतलब क्या है कि वो जिस भी बैक्टीरिया के कारण, जिस भी फंजाई के कारण, जिस भी वायरस के कारण वो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है ना, वो एक्सट्रीम लेवल पे प्रेजेंट हो चुका है, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो हमारे सिम्टम्स जो है वो शो करने लग गया है। लेकिन क्या होगा अगर वही जो सिम्टम्स हैं वो काफी कम होंगे, या पर्टिकुलर जो भी वायरस है और बैक्टीरिया है वो काफी कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और हमें हमारी बॉडी अभी तक सिम्टम्स शो नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन के लिए जो हमारी टेक्निक बेसिकली यूज करी जाती है होती है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये क्या करती है कि फर्दर जो भी एंटीजन या फर्दर फॉरेन एंटीजन जिसके कारण हमारी बॉडी में डिजीज कॉज हो रही है, उसको स्मॉल क्वांटिटी के अंदर ये क्या कर लेती है, डायग्नोस कर लेती है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर उसके लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो हम सबसे पहले क्या देख लेंगे, पीसीआर। पीसीआर को हम पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने पीसीआर में क्या देखा था, पीसीआर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इसी के साथ हमने देखा था ये क्या होती है, एंजाइम मीडिएटेड होती है, एंजाइम मीडिएटेड ये हमें देखने को मिलती है। और इसके अंदर जो हम बैक्टीरिया काम में ले रहे थे, जो डीएनए पॉलीमरेज हम काम में ले रहे थे, वो कौन सा था हमारा, थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, इसको हम क्यों काम में ले रहे थे, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे भी अपने आप को स्टेबल रख पा रहा था। इसी के साथ हमने इसमें क्या देखा था कि इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी पाई जाती है, 5-3
एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज के अंदर देखने को मिलती है। इसी के साथ इसमें और क्या देखने को मिल रहा था, 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी, पॉलीमरेज एक्टिविटी, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं थी, एब्सेंट क्या थी, 3' to 5' प्रूफ रीडिंग एक्टिविटीज के अंदर एब्सेंट थी। तो ये क्या करता है कि कोई भी हमारा अगर सैंपल है वो कम अमाउंट में है, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो कुछ भी हो, उसकी वो लार्ज कॉपीज बना देता है और उसके अंदर पर्टिकुलर जो भी हमारा म्यूटेशन प्रेजेंट है, या हम कह सकते हैं कोई भी उसमें जीन में म्यूटेशन वगैरह है, तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा वहीं की वहीं, ठीक है। तो हमने इसमें 3 स्टेप्स भी देखी थी कि हमारा पर्टिकुलर कोई भी डीएनए होगा, उसको अपन सबसे पहले क्या कर रहे थे, हम सबसे पहले उसको डीनेचर कर रहे थे, ठीक है, डीनेचुरेशन। इसके अंदर हम दोनों स्ट्रैंड्स को क्या कर रहे थे, आपस में सेपरेट हमने करा था। इसी के साथ फिर हमने क्या कर दी थी, एनिलिंग। एनिलिंग में हम क्या करते हैं, प्राइमर ऐड करते हैं उसका। तो हमने इसके अंदर क्या कर दिए थे, इसके प्राइमर ऐड करे थे, और टाइप प्राइमर जो होता है वो हमारे 3' से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और वो एक्सटेंड कहाँ होगा, वो एक्सटेंड होगा 5' से 3' डायरेक्शन के अंदर। जब हमने एनिलिंग कर ली उसके बाद हमारे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनते जाएंगे और फिर हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा, और हमारे पास कैसे कैसे डीएनए आ जाएंगे, तो पर्टिकुलर सेम टाइप के जो हमारे डीएनए हमें मिल जाएंगे। तो ये क्या करता है, डीएनए की कॉपीज बनाने के अंदर हमारे पास में काम करता है। इसी के साथ हमने क्या देखा था, ये हाईली सेंसिटिव होता है, हाईली सेंसिटिव, ठीक है। और ये क्या करता है, डिटेक्ट वायरस, बैक्टीरिया एटसेट्रा एट लो कंसंट्रेशन लेवल, ठीक है। ये क्या करेगा, कम कंसंट्रेशन लेवल को भी उनको डिटेक्ट कर लेगा। इसी के साथ हमने क्या देखा था, ये किस किस में काम आ रहा है, ये किस केस के डायग्नोसिस करने में काम आ रहा है। तो पीसीआर जो होता है, एक तो हमारे एचआईवी को डायग्नोस करने में काम आता है। इसी के साथ ही कई कई लोगों में कैंसर जो हमारे होते हैं, तो कैंसर को डायग्नोस करने के लिए भी हमारे पीसीआर काफी ज्यादा काम में आता है। तो हम इसके एप्लीकेशंस लिख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में किस किस डिजीज को डायग्नोस करने में काम में आता है। तो हमारा ये किस किस में आएगा, सबसे पहले हम बोल देंगे इट इज यूज्ड टू डायग्नोसिस एचआईवी इन एड्स पेशेंट। तो इट इज used to diagnose HIV in suspected एड्स पेशेंट, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमें एड्स पेशेंट के अंदर एचआईवी डिटेक्ट करना है तो हम किस टेक्निक के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसी के साथ ये क्या करता है, इट डिटेक्ट जीन म्यूटेशन विच रिजल्ट इन कैंसर पेशेंट्स, ठीक है। इसके कारण क्या होगा कि जो कैंसर हो रहा है जिन जीन्स के कारण, जिन जीन के म्यूटेशन के कारण, ये उनकी भी डायग्नोसिस करने में काम आएगा। इसी के साथ ये क्या करता है, इट डायग्नोस मैनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। जो भी हमारी बॉडी में जीन्स के कारण, जीन्स के डिसऑर्डर के कारण जो जो डिजीज हमारी बॉडी में हो रही है, उन सब के डायग्नोसिस हमारी कौन करेगा, पीसीआर। तो इसने क्या क्या करा, एक तो एचआईवी को डायग्नोस करा, इसने कुछ ऐसे जीन्स के म्यूटेशन को अराइज करा जिसके कारण कैंसर हो रहा है, और इसने जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी डायग्नोसिस करा, उसको पहचाना, और फिर फर्दर हम उसके लिए पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दूसरी टेक्निक हमारी क्या आ जाएगी, दूसरी टेक्निक हमारी आ जाएगी ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है, ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि सपोज कर लो हमारे पास क्या था, ये कोई ऑर्गेनिज्म था, या हम कह सकते हैं कोई पर्टिकुलर सेल था। हमने क्या देखा कि इसके इस वाले चीज में ना क्या बोलते हैं, कोई ना कोई हमने वो बनाया, कॉम्प्लीमेंट्री बनाया इस पार्ट का, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया, कुछ डीएनए मेरा ले लिया इस सेल के अंदर से, ठीक है। कुछ मैंने यहाँ से सपोज कर लो मैंने आरएनए ले लिए, या मैंने हो सकता है प्रोटीन ले लिया हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, जब मुझे इसको सेपरेट करना है तो मैं इसको क्या करवा दूंगी, इसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या करवा दूंगी, जेल इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जब इसके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गई, मेरा डीएनए अलग निकल गया, आरएनए अलग निकल गया, जो भी हमें फर्दर चाहिए होता वो हमारा अलग निकल चुका है। अब मैं इसको किस पे कर दूंगी ट्रांसफर, मेरा नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, किस पे कर दूंगी, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। ये सबके लिए अलग अलग होती है। अगर अपन डीएनए की बात करेंगे तो इसी को मैं क्या कह देती हूँ, ब्लोटिंग। जब हम क्या करते हैं, किसी भी आरएनए को, डीएनए को, प्रोटीन को मेम्ब्रेन के ऊपर इमोबिलाइज करते हैं ताकि हम उसका डिटेक्शन कर सके, उसको हम क्या कह देंगे, ब्लॉटिंग। तो डीएनए के अगर वो चीजें हो रही है, हम नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन में डाल रहे हैं, तो वो हो जाएगी हमारी सदर्न ब्लॉटिंग। कौन सी ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग। अगर वही चीज हम आरएनए के लिए कर रहे हैं तो मैं उसको कह दूंगी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। क्या कह दूंगी, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। और वही चीज अगर हमारी प्रोटीन के लिए हो रही है, प्रोटीन के लिए अगर हमारी वही चीज हो रही है तो मैं उसकी क्या कह दूंगी, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर अपन इमोबिलाइज कर रहे हैं डीएनए को नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे तो उस प्रॉपर टेक्निक को हम क्या कहेंगे, सदर्न ब्लॉटिंग। और अगर हम आरएनए को इमोबिलाइज कर रहे हैं मेम्ब्रेन पे तो वो कौन सी हो जाएगी, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। और अगर प्रोटीन को इमोबिलाइज कर रहे हैं किसी मेम्ब्रेन के ऊपर, पीबीडीएस मेम्ब्रेन वगैरह के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगी, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अब हमने क्या करा, जब उसको हमने पर्टिकुलर नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे हमने उसको डाल दिया है, अब मैं क्या करूंगी, जो मैंने पर्टिकुलर डीएनए आरएनए प्रोटीन जो भी हमने निकाला था ना, इसका मैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉप तैयार कर लूंगी जिसका सीक्वेंस बिल्कुल जो हमने डीएनए आरएनए लिया है ना उसका बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो मैंने क्या कर लिया, एक ऐसा डीएनए प्रॉप बना लिया या आरएनए प्रॉप बना लिया जिसका सीक्वेंस एज इट इज वैसा ही है जो मैंने फर्दर डीएनए निकाला हो या आरएनए निकाला हो या कुछ भी निकाला हो, ठीक है, उसका बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इसी के साथ मैंने क्या कर दिया, एक रेडियो लेवल एक्टिविटी, रेडियो लेवल चीज मैंने इस पे क्या कर दी, चिपका दी, जिसके कारण क्या होगा, जब भी अपने कॉम्प्लीमेंट्री से मिलेगा ना तो ये फर्दर हमें कलरफुल बैंड शो कर देगा, जिसके कारण हम पहचान जाएंगे कि हाँ ये वही डीएनए है, ये वही आरएनए है, ये यही प्रोटीन है जिसका मैंने कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब बाहर से भेजा था। तो अब मैंने क्या देखा, सपोज कर लो मेरे पास मैंने ये डीएनए निकाल लिया, ठीक है, अगर मैंने ये इस तरीके से यहाँ पे कर दिया और मैंने यही डीएनए का प्रोब जो था मेरा बाहर से इसके अंदर भेजा था और मैंने देखा ये फर्दर अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ में बाइंड कर गया है, ठीक है, तो मैंने क्या देखा, ये अपने, तो ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर कलर शो करेगा। ये क्या करेगा, कलर शो हमारा करने लग जाएगा, जिसके कारण हम बताएंगे, ये वाले सीक्वेंस हमारे कलर शो करेंगे कि ये बताएगा कि हाँ ये प्रॉब आके ना अपने पर्टिकुलर सीक्वेंस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर ली है इसने, और हमारे को पर्टिकुलर जिस डीएनए को, जिस आरएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने प्रॉब दिया था ना वो हमारा आइडेंटिफाई हो गया। लेकिन होता क्या है कि हमारे जीन में जब म्यूटेशन हो जाते हैं ना तो ये जो सीक्वेंस हमारा आ रहा होता है ना, ये सीक्वेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, ये प्रॉब जो होगा ना वो हमारा बाइंड नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में मैं क्या देखती हूँ कि मेरा केवल ये सिंगल बैंड ही ऑब्जर्व होगा, यहाँ पे मेरा कोई भी प्रॉब जाके अटैच नहीं होगा। और इस कंडीशन में मेरा जो ये बैंड है ये कोई भी बैंड मतलब लाइट बैंड नहीं देगा, ठीक है ना, ये कोई भी मुझे कलर शो नहीं करेगा, ये कोई भी बैंड मुझे शो नहीं होगा मेरी ऑटो रेडियोग्राफी के ऊपर, ठीक है। तो ये मेरी ऑटो रेडियोग्राफी थी, तो इसके अंदर मैं क्या कह सकती हूँ, इन दिस we use radio label probe with complementary sequence of DNA, RNA and protein to visualize its band in ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है, मैं क्या करूंगी, ऑटो रेडियोग्राफी में इसका बैंड को ऑब्जर्व कर लूंगी। इसी के साथ मैंने क्या देखा, द जीन विच हैज म्यूटेशन इन इट डजंट शो एनी बैंड, ठीक है, कुछ भी बैंड शो नहीं करेगा क्योंकि उसके जीन में क्या हो चुका है, म्यूटेशन हो चुका है। तो ये तो मेरी क्या थी, ऑटो रेडियोग्राफी। वापस से हम देख लेते हैं, हमने पर्टिकुलर सेल में से डीएनए आरएनए प्रोटीन निकाला, उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई ताकि हम अलग कर सके
हमने उसको नाइट्रोसोलस मेम्ब्रेन से ट्रांसफर कर दिया। इसी के साथ मैंने क्या करा, जब मैंने उसकी ऑटो रेडियोग्राफी कराई तो मैंने क्या देखा कि जब मैंने उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस दिया ना, तो वो सीक्वेंस अपने कॉम्प्लीमेंट्री बैंड से तो बाइंड कर गया, लेकिन जो बैंड जिसके अंदर म्यूटेशन आ गया था उसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब नहीं बन पाया था, जिसके कारण वो बैंड हमें ऑटोग्राफी के अंदर ऑब्जर्व नहीं हुआ था। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जीन म्यूटेशन हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम उसको ऑटो रेडियोग्राफी से हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम इससे कौन कौन सी चीजों को जो होते हैं वो डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी क्या होते हैं, कई सारी जो डिजीज होती है हमारी, वो इसके अंदर पर्टिकुलर डायग्नोसिस हो सकती है। अब आती है हमारी अगली एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। अब एलाइजा की क्या क्या यूजेस होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, हम वो देखेंगे। तो हमारी अब अगली टेक्निक क्या हो जाएगी, एलाइसा, ठीक है। एलाइसा की अगर अपन बात करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म अगर पूछ लेते हैं तो हम क्या बोलेंगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है, इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो एंजाइम लिंक से सीधा समझ जाओ कि इसमें अपन एक ऐसी एंटीबॉडी वगैरह यूज करेंगे जिससे एंजाइम लिंक्ड होगा, ठीक है। अब वो एंजाइम कौन कौन से हो सकते हैं, इसका बेसिक पहले देख लेते हैं। हम एंजाइम की अगर बात करते हैं और एक सबस्ट्रेट हमें चाहिए होता है, सबस्ट्रेट हमें कब से काम आता है कि जब भी मेरी एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में बाइंडिंग कर चुकी होती है ना, तो फर्दर उसकी प्रेजेंस को शो करने के लिए सबस्ट्रेट एक कलर शो करता है, ठीक है ना, तो वो होगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ वो कॉम्प्लेक्स बन चुका है। एंजाइम की बात करेंगे तो हमारा एंजाइम होता है पर ऑक्सीडेज एक तो, और इसी के साथ एक हमारा एक और एंजाइम काम में आता है जो होता है एल्केलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। सबस्ट्रेट की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। एक तो हमारा कौन सा एंजाइम काम में सबस्ट्रेट काम में आता है, 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड। इसके बाद हम कर सकते हैं और ऑर्थो फिनाइल डायअमीन, ठीक है। ये दो सबस्ट्रेट जो हैं वो हमारे काम में आते हैं एज अ सबस्ट्रेट, जो क्या करेंगे, अगर जब हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा और जब हम इस सबस्ट्रेट को वहां देंगे तो हमें जो पर्टिकुलर कलर देगा, जिसके कारण हमें पता चल जाएगा कि हाँ वो पर्टिकुलर एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो डिटेक्ट हमारी हो चुकी है। अगर ये कोई कलर नहीं देगा तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे कोई एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स नहीं बना है। तो इसके अंदर कैसे क्या होता है, तो ये 3 तरह की होती है। पहली बात तो हम इसका देख लेते हैं पूरा अच्छे से। तो हम इसके अंदर नॉर्मली पहले अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो हम क्या कहेंगे, इट इज बेस्ड ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ठीक है। ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस होती है। इसी के साथ मैं क्या कह सकती हूँ, इट कैन बी डिटेक्टेड by presence of antigen or antibody responsible for a disease, ठीक है, responsible for a disease। तो हम उस पर्टिकुलर एंटीजन एंटीबॉडी को हम पहचान लेंगे जो डिजीज के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, या फिर ऐसी एंटीबॉडी जो हम क्या देते हैं, पैथोजन के लिए देते हैं, अगेंस्ट द पैथोजन, ठीक है। हम क्या देते हैं, उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज को देते हैं जिसके कारण से वो डिजीज हो रही है। तो हम पर्टिकुलर यहीं पे एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन बेसिकली देखते हैं। अब ये 3 तरह की बेसिकली हम पढ़ लेते हैं। एक होती है हमारी डायरेक्ट एलाइजा, दूसरी होती है इनडायरेक्ट एलाइजा, एंड द थर्ड वन इज द सैंडविच एलाइजा। तो उसको हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे क्या अपन किसको बोलेंगे। तो सबसे पहले हम इसको चार्ट फॉर्म में समझ लेते हैं, आपको सिंगल सिंगल ही समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारी आ जाएगी डायरेक्ट एलाइजा। इसके अंदर क्या होता है, हम एक एलाइजा प्लेट लेते हैं। क्या लेंगे, एलाइजा प्लेट। अब मैंने क्या देखा, यहाँ पे मेरा फर्दर वो एंटीजन प्रेजेंट है जिसके कारण मेरी वो डिजीज हो रही है। तो मैं क्या करूंगी, पहले इस एंटीजन है, मेरा एलाइजा प्लेट है, इसको मैं क्या कर लूंगी, वॉश कर लूंगी, ताकि जो मेरे अनबाउंडेड एंटीजन थे, जो प्लेट से चिपके हुए नहीं थे, वो एंटीजन मेरे क्या हो जाए, बाहर की साइड में निकल जाए। तो हम क्या कर लेंगे, वॉश, सो दैट
अनबाउंडेड एंटीजन रिमूव्ड फ्रॉम प्लेट, ठीक है। अब मैंने क्या करा, जब मेरे वो फर्दर सारे के सारे निकल गए, अब मैं वहां से मेरे पास से क्या दूंगी, यहाँ से मैं कुछ एंटीबॉडीज दूंगी। क्या दूंगी? एंटीबॉडीज दूंगी, जिससे मेरा क्या लिंक होगा, मेरा एंजाइम लिंक होगा, जो हमने पीछे पढ़ा था। मेरे कौन कौन से एंजाइम काम में आएंगे? परऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है ना, ये सब एंजाइम। तो मैंने वो एंजाइम लिंक करी हुई एंटीबॉडी उसको दे दी। अब मैंने जब एंटीबॉडीज दे दी, तो कुछ एंटीबॉडी ऐसी भी आएगी ना, जो इसको इतना एंटीजन नहीं मिलेगा लिंक होने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगी, वापस से जब मैंने इसको एंटीबॉडी दे दी ना, मैंने एंटीबॉडी जब इसको दे दी, मैं वापस से इसको क्या करूंगी, वॉश करूंगी, ताकि जो मेरी एंटीबॉडीज एंटीजन से अनबाउंड नहीं हुई है, वो एंटीबॉडीज मेरी क्या हो जाए, बाहर की साइड में चली जाए। तो मैंने इसको वापस से क्या कर दिया, वॉश कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, जब मैंने इसको क्या दिया, मेरा सबस्ट्रेट दिया, क्या दिया, सबस्ट्रेट दिया, तो मैंने क्या देखा, ये पर्टिकुलर कलर मुझे दे रही है, ठीक है। तो मैं क्या दे दूंगी इसको, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट में मैंने अभी भी पढ़ाया था हम क्या क्या यूज करते हैं, 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड, है ना, ये सब चीजें। और एक और मैंने बताया था आपको, तो फिनाइल डायमीन, और तो फिनाइल डायमीन। तो ये सब हम चीजें क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे। इसके हमने जब सबस्ट्रेट दिया, तो मुझे क्या ऑब्जर्व हुआ, कलर ऑब्जर्व हुआ, जिसके बारे में पता चल गया था कि हाँ, ये एंटीजन यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसके कारण ये डिजीज हो रही है, और हमें इसको क्या करना है, क्योर करना है। और अगर मैं इस जगह सबस्ट्रेट देती हूँ जहाँ पे कोई एंटीजन ही नहीं है, कोई एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स ही नहीं है, तो मेरा कलर फॉर्म होएगा नहीं, तो कोई भी कलर फॉर्म नहीं होगा, नॉट एनी कलर फॉर्म, ठीक है। तो मेरा कोई भी यहाँ पे कलर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये था मेरा डायरेक्ट एलाइजर, जिसके अंदर मैंने सब कुछ सीधा करा। अब मेरा आता है इनडायरेक्ट एलाइजर, ठीक है। इनडायरेक्ट एलाइजर, इसी के अंदर मैं कर देती हूँ ये इनडायरेक्ट एलाइजर। यहाँ पे हमने वही एलाइजा प्लेट लेंगे, हमारी एलाइजा प्लेट, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, एंटीजन हो जाएगा, ये एंटीजन मेरा हो गया। अब क्या होगा, मैं यहाँ पे इसको एंटीबॉडी तो दूंगी, लेकिन इसी के साथ क्या होगा, इनडायरेक्टली इसके साथ में एक और एंटीबॉडी मेरी जो एंजाइम लिंक्ड वाली होगी, वो इस वाली एंटीबॉडी के, मतलब ये डायरेक्टली एंटीजन से अटैच नहीं है, इनडायरेक्टली हमारे एंटीजन से अटैच है। तो ऐसी को मैं क्या कहती हूँ, एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये क्या करेगी, एक एंटीबॉडी दूसरी एंटीबॉडी से कनेक्टेड है, तो ये वाला सीक्वेंस मुझे यहाँ पे ऑब्जर्व होगा। तो मैंने क्या देखा, अब ये सीक्वेंस ऑब्जर्व तो हो गया है, मेरा ये कॉम्प्लेक्स बन तो गया है। इस कंडीशन में अगर मैं सबस्ट्रेट देती हूँ, तो मेरा क्या ऑब्जर्व हो जाएगा, कलर ऑब्जर्व हो जाएगा। प्रोसेस सेम रहेगा, वॉशिंग होगी, एंटीजन हमारे जो निकलेंगे वो निकल जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, वापस से वॉश करेंगे, एंटीबॉडी देंगे, ठीक है ना। एंटी के बाद अब एंटीबॉडी के अपन क्या देंगे, एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हम दे रहे हैं। इसके बाद अपन वापस से क्या कर देंगे, वॉशिंग कर देंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा एंटीबॉडी वाले कॉम्प्लेक्स है वहां से चले जाएंगे, जिन्होंने कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करा है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर सबस्ट्रेट देंगे। सबस्ट्रेट देने के बाद हम क्या करते हैं, हम कलर ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हाँ, ये वाला एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए पर्टिकुलर हमारा कॉम्प्लेक्स बन चुका है। तो ये तो मेरी कौन सी एलाइजा हो जाएगी, इनडायरेक्ट एलाइजा, ठीक है। इनडायरेक्ट एलाइजा के अंदर हमने ये सब देखा, इनडायरेक्ट एलाइजा। अब लास्ट हमारी बचती है सैंडविच एलाइजा। सैंडविच एलाइजा से हमें पता चल रहा है कि भाई सैंडविच यानी कोई दो एंटीबॉडी होगी ऊपर नीचे, और उसके बीच में ना कोई दूसरी हमारा क्या होगा, एंटीजन होगा, ठीक है। ऐसे ही तो होता है सैंडविच का, हम देखते हैं ये हमारी ब्रेड हो जाएगी, दो ब्रेड, और इसके बीच में कोई मसाला हमारा फिट होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सैंडविच एलाइजा। तो हम इसी के बेसिस पे देखेंगे क्या होता है। हमारे पास एक एलाइजा प्लेट होगी, एलाइजा प्लेट, ठीक है। इसमें क्या होगा, पहले से ही एंटीबॉडी दी हुई होती है पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, ठीक है ना। ये एंटीबॉडी हमारे पास पहले ही प्रेजेंट होती है। तो अब क्या देखा कि वो कोई भी एंटीजन आएगा ना, वो एंटीजन आके इधर बाइंड हो जाएगा, ठीक है। बाइंड हुआ, अब क्या होगा, ये जैसे मान लो इस जगह बाइंड हो गया, यहाँ के लिए कोई भी एंटीजन नहीं आया है, ठीक है। तो इसने यहाँ पे एंटीजन आके एंटीबॉडी से बाइंड हो जाएगा। अब क्या होगा, दूसरी एंटीबॉडी आएगी, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना लेगी, ठीक है। अब हम एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स देंगे, जिससे हमारा क्या होगा, एंजाइम लिंक्ड होगा,
तो ये हमने दे दिया, ठीक है। तो ये सैंडविचिंग हो गई एक तरीके से, ठीक है। अब क्या हो गया, ये सैंडविचिंग हो गई, तो यहाँ से अगर मैं मेरा कोई सबस्ट्रेट दूंगी अब, तो मुझे कलर ऑब्जर्व होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि मेरा क्या बन रहा है, वो पर्टिकुलर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये मेरा कौन सा एलाइजा हो जाएगा, सैंडविच एलाइजा, ठीक है। एलाइजा प्लेट है, इसके अंदर भी सेम होगा, एंटीजन देंगे, वॉश कर लेंगे ताकि कोई एंटीबॉडी देंगे, वॉश कर लेंगे ताकि अनबाउंड एंटीबॉडीज वहां से रिमूव हो जाएगी। उसके बाद हम एंटीजन देंगे, प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करेंगे, फिर इसके बाद में एंटी एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ऐड करेंगे, सबस्ट्रेट देंगे तो हमें फर्दर कलर ऑब्जर्व होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कलर देते सबस्ट्रेट देते हो तो नॉट एनी कलर ऑब्जर्व, ठीक है, कोई सा भी कलर यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होगा। अब एलाइजा जो होती है वो क्या क्या चीजों को डिटेक्ट करने के अंदर काम में आती है। एलाइजा से अपन कौन कौन से डिजीज को डिटेक्ट कर सकते हैं, किन किन चीजों को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला एलाइजा का अगर अपन देखें एप्लीकेशन से कहां कहां काम में आ रही है, तो हम कह सकते हैं इट इज यूज फॉर डिटेक्टिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। ये क्या करती है, हमारे प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने में काम आती है। इसी के साथ हम देखेंगे ये किसमें काम आती है, इट इज यूज टू डिटेक्ट HIV इन एड्स पेशेंट, ठीक है। क्या करेगा, जो हमारे एड्स पेशेंट होते हैं ना, उनके अंदर ये HIV डिटेक्ट करेगा। इसी के साथ ही क्या डिटेक्ट करता है, हमारे हेपेटाइटिस को भी डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम एलाइजा की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार अराइज हुआ है कि प्रेगनेंसी को हमें डिटेक्ट करना है तो हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, आइदर इट इज PCR और एलाइजा। तो हम क्या करेंगे कि एलाइजा हमारी जो होगी वो पर्टिकुलर डिजीज को डिटेक्ट करने में काम आएगी। लास्ट एंड ऑन द ओनली टेक्निक आज हम पढ़ेंगे वो होती है माइक्रो एरे, ठीक है, टेक्निक, माइक्रो एरे टेक्निक, जिसमें अपन DNA माइक्रो एरे भी बोलते हैं उसको। इसमें कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल सी है ये टेक्निक। इसमें अपन एक चिप लेते हैं, ठीक है। ये कौन सी टेक्निक हो जाएगी हमारी, DNA माइक्रो अरे, DNA माइक्रो अरे। इसमें क्या होता है, एक हम चिप लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर कई सारे इसमें होल्स टाइप के प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रॉप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने कोई मेरा सैंपल डाला यहाँ पे, तो वो क्या बना लेता है, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कर जाता है, ठीक है ना। और कई कई जगह जो होता है जहां वो नहीं कर पाता, मतलब उन जीन्स में कुछ म्यूटेशंस है ऐसे, तो वो फर्दर वहां पे पेयरिंग नहीं कर पाता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं हो पाती है, तो उस कारण हमें क्या होजाता है, वहां पे जीन म्यूटेशन शो हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें अपन, इट हेल्प इन एनालाइजिंग thousands of genes at a सिंगल चिप, ठीक है। अपन क्या कर सकते हैं, एक सिंगल चिप के ऊपर 1000 ऑफ जीन्स की एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और इसमें अपन क्या देख सकते हैं, कोई भी जेनेटिक वेरिएशन अगर हो रही है किसी जीन में, तो उस टेक्निक के अंदर ऑब्जर्व हम कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि अगर हमें 1000 ऑफ जीन की एनालिसिस करनी है तो हम कौन सी टेक्निक का यूज देंगे, दैट इज DNA माइक्रो एरे, ठीक है। ये था मेरा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का पूरा कंप्लीट ओवरव्यू। If you like this video, like, share, comment and subscribe it. Thank you.